हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदपुरी भोपाल से। और हम लोग एमसीक्यू की एक श्रृंखला जो चालू की थी, यानी कि एनटीपीसी यानी कि रेलवे में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चनों को देख रहे थे। जो ये क्वेश्चनों की प्रकृति पूछी गई है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन थोड़े से अटपटे टाइप के हैं। और इन क्वेश्चनों को करते समय बच्चों को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू जब पूछे जाते हैं तो ये समझ के चलिए कि बहुत ही कम विद्यार्थी होते हैं जो इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। ठीक है ना? या तो वो तुक्का लगा के इसको सही करते हैं, या फिर उनका जो है उस समय लक चल जाता है। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू पूछे गए हैं और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चनों को हम चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि 1904 में पहला सरकारी ऋण समिति यानी गवर्नमेंट ने ऋण देने के लिए एक एक्ट पारित किया था। और इस अधिनियम जो है बनाया गया था, वो कब अधिनियम यानी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? यानी वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो ऋण कमेटी बनाई, वो कमेटी बनाने के पीछे उनका मोटिव क्या था? जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यानी कि उसके पीछे की हमें धारणा पूछी गई है। अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में भी इस तरह से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है? तो अगर 1904 में इसका गठन किया जा रहा है, तो इसके गठन के पहले 1901 में एक कमीशन गठित किया गया था, जिसका नाम था अकाल कमीशन या अकाल समिति। और ये की गई थी ली कमेटी के आधार पर। और अकाल जो भारत में पड़ा था, इस अकाल के आधार पर जो है वो एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी का नाम था ली कमेटी। और उसी के आधार पर आगे चलकर प्रथम सहकारी ऋण समिति का गठन किया गया, यानी कि सहकारी ऋण यानी कि कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया गया। और इसके पीछे अकाल आयोग का जो है मेन रोल था। तो इसमें एग्रीकल्चर है, हंटर एजुकेशन से रिलेटेड था, जो 1882 में आया था। रॉयल आयोग एग्रीकल्चर से है, साइमन कमीशन होगा नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन जो है वो 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए आया था। ठीक है, 1927 में आया था और 1928 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी। और ये है भारतीय दुर्भिक्ष आयोग यानी कि अकाल आयोग। तो इसका आंसर होगा जो 1904 में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया गया है, उसके पीछे मोटिव है अकाल आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है चुआर विद्रोह। देखो, विद्रोह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं विद्रोह जितने भी भारत में हुए हैं उन सभी विद्रोह को एक साथ एक ही यूनिट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो कौन कौन से विद्रोह हैं, इसको हम एक यूनिट में कंप्लीट करेंगे, भारत में होने वाले विद्रोह। सबसे पहले हम देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो साधारणतः किसानों और वंशानुगत श्रमिकों के आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा था। और यह निम्नलिखित में किस वर्ष जो है अपने चरम पर पहुंच गया? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस समय जो है चुआर विद्रोह जो हुआ था वो बेसिकली किस पर था? पहली चीज, चुआर विद्रोह जो किया गया है, चुआर विद्रोह जो है वो बेसिकली दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया है। तो चुआर विद्रोह जो हुआ है वो शोषण के विरुद्ध हुआ। और इसे चुआर विद्रोह को करने वाले जो व्यक्ति थे, यानी कि जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था किसानों का, वो थे दुर्जन सिंह। और ये जो है 19वीं सेंचुरी के समाप्त होते समय किया गया। यानी 19वीं सेंचुरी कब समाप्त हो रही है? यानी कि 19वीं सेंचुरी के आने पर, यानी कि 1798 से 99 के बीच ये विद्रोह हुआ है। यानी कि 18वीं सेंचुरी समाप्त हो रही है और 19वीं सेंचुरी चालू हो रही है। यानी कि 18वीं सेंचुरी यानी 98 99 में ये विद्रोह हुआ है, जिसका नाम है चुआर विद्रोह, और इसे किया है दुर्जन सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन क्या होता था? क्वेश्चन है अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि की अगर बात की जाती है तो अग्रहार भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जो कि ब्राह्मणों को दान में दी गई हो। यानी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था गुप्त काल में। इस समय देवभूमि भी होता था, जो कि मंदिरों को दान में दी जाती थी। ऐसे कई भूमियों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का मतलब होता था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। और इस तरह इसका आंसर है अग्रहार मतलब ब्राह्मणों को दी गई भूमि।
इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई। क्वेश्चन आया है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या घटाकर कम कर दी गई। निर्देशकों की संख्या थी 24, जिसे घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें 6 जो हैं वो क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यानी कि निर्देशकों की संख्या जो है वो 24 से घटाकर 18 की गई थी, और ये जो संबंधित किया गया था, ये किया गया था 1853 में। यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत निर्देशकों की संख्या जो है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें कि 18 जो है 1833 का एक्ट होगा नहीं, क्योंकि भारत से यहाँ का शासन समाप्त कर दिया जाएगा कंपनी का। 1813 में भारत का शासन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन चाय और चीन के साथ रखा जाएगा, और 1833 में ये भी समाप्त कर दिया जाएगा। एक्ट में 1 लाख रुपए जो हैं वो शिक्षा पर खर्च करने की बात कही जाएगी। ठीक है, 1793 का एक्ट आएगा, जिसमें कि कंपनी का शासन और मजबूत करने के लिए लाया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही मिलान नहीं है। ठीक है, मिलान देखते हैं। कोल विद्रोह, भैया कोल विद्रोह यानी कोल जनजाति के द्वारा किया जाएगा। सुद्दो कानू वगैरह ये सब झारखंड के हैं। रामोसी मोसी जो है वो उमा जी के द्वारा किया जाएगा। लुसाई विद्रोह जो है वो असम में होगा। हेराका आंदोलन जो है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में नहीं होगा, ये बेसिकली हराका आंदोलन जो है वो भारत में अगर देखा जाए तो ये साउथ में हुआ है। यानी कि इसका ए बी और सी अगर इसको देखा जाए तो ये तीनों आंसर सही हैं, सिर्फ एक आंसर सही नहीं है, हेराका आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेराका आंदोलन। ये भारत में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है। ठीक, अगला क्या क्वेश्चन है, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश में लिया। ठीक है, तो मगध में शुंग वंश का स्थान किसने लिया, तो सबसे पहले कौन से आए, मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश के बाद कौन सा आया, शुंग वंश आया। मौर्य वंश कब तक रहा, 185 बीसी तक रहा, और फिर 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या कर दी, और वृहदत्त की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। इसी शुंग वंश का अंतिम शासक जो है वो जिसकी हत्या करके एक नए वंश को खड़ा किया जाएगा, यानी सभी ने एक एक वंश को खत्म किया है। यानी कि देखा जाए तो इस समय जो वंश है वो है देवभूति, यानी कि शुंग डायनेस्टी का शासक, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, देवभूति। और इसकी हत्या करके जो है एक नया वंश को खड़ा किया जाएगा, और वो जो नया वंश खड़ा किया गया है यानी कि कर्ण वंश की स्थापना की जाएगी। और कर्ण वंश जो है वो किसके द्वारा स्थापित होगा, तो कर्ण देव जो है वो वासुदेव के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब ऑप्शन में देखो क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो मगध एम्पायर में सबसे पहले जो है जरासंध वंश था, जरासंध के बाद हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश था, नंदों के बाद मौर्य थे, मौर्यों के बाद शुंग थे, शुंग के बाद कण्व थे, और कण्व के बाद जो है वो सातवाहन थे। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, कण्व, कण्व दिख रहा है कहीं पे, गुप्त, गुप्त तो होंगे नहीं, बहुत बात के हैं, क्योंकि शुंगों के बाद पूछ रहे हैं कुषाण, कुषाण होंगे नहीं, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास आए लेकिन विदेशी हैं ये। सातवाहन होंगे नहीं, क्योंकि सातवाहन के पहले कोई वंश आ जाएगा। एक नाम यहाँ पे कनवास लिखा हुआ है, कनवास जो लिखा हुआ है बेसिकली वही कण्ववंश है। कभी कभी एग्जाम के उसमें अगर हम देखते हैं तो नाम सही से लिखा हुआ नहीं होता है, और अधिकांश बच्चे इसको गलती करके आ जाते हैं। गलती इसलिए करके आ जाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाता है कि वो नाम क्या है, और इस तरह उल्टा नाम देकर बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, जिससे बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कण्व वंश। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामलों को कौन संभालता था। अब हम बात कर रहे हैं गुप्त एम्पायर की, और शासन के दौरान किसकी बात कर रहे हैं, प्रोविजंस की, यानी कि प्रांतों की। प्रांत को क्या कहा जाता था, तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, प्रदेश कहा जाता था, और इसमें जो मुख्य रूप से होता था उसे उपरिक कहा जाता था।
यानी कि उपरिक जो है वो इस समय प्रांतों के न्याय का प्रमुख होता था। अगर मैं उपरिक की बात करूं तो आयुक्त होगा नहीं, ग्रामिक क्योंकि ग्राम का अधिकारी है वो होगा नहीं, राजा क्योंकि किंग इसकी हम बात करें तो ये होगा नहीं, उपरिक यानी कि उपरिक ही होता था जो इस समय भुक्ति प्रदेश यानी कि मुख्य रूप से इसका प्रमुख माना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि ये, तो भैया याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि कौन था इसमें? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जिस वंश के बारे में दावा किया है, प्रसिद्धि के कार्य में दावा किया है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है, ठीक है, तारीख मुबारक शाही, और ये किस वंश का इतिहास बताती है? हम सबको पता ही है कि सैयद वंश का इतिहास हमें इसके बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विभाषी शिलालेख यानी कि द्विभाषा में लिखे गए शिलालेख में सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक शासक कौन है? तो इंडो ग्रीक शासक के बारे में पूछा गया है। तो एपोलोडोटस, एंटियालकिड्स, डेमेटियस या मेनेंडर? तो इसका आंसर जो है वो डेमेटियस होगा, क्योंकि डेमेटियस के सिक्कों पर द्विभाषी, और हमें इसके सिक्कों पर हाथी का चित्र भी मिलता है और जो कि द्विभाषी रूप में लिखा गया है, यानी कि डेमेटियस इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किसके रूप में मनाया गया है? यानी सेना दिवस के रूप में पूछा गया है। भारतीय सेना दिवस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है। सेना मुख्यालय की स्थापना ये नहीं होगा। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड ये नहीं है। ऑपरेशन विजय नहीं है। सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, पहले कमांडर चीफ कौन है? करियप्पा है। और इनके उसमें 77 नंबर का जो है इनका जन्म के उस पर ये मनाया गया था। तो हमारे जो कमांडर इन चीफ जो थे वो करियप्पा के उसमें इसको मनाया गया, और इस तरह एम करियप्पा जो है वो पहले कमांडर रहे और इसी में मनाया गया है ये दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डेमेटियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक के साथ संघर्ष में आया था। तो डेमेटियस की अगर बात की जाए तो डेमेटियस किसके साथ आया? तो डेमेटियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक के साथ संघर्ष यानी कि हुआ है उसका, इस संघर्ष की बात कर रहा है। तो डेमेटियस का जो संघर्ष हुआ है वो हुआ है पुष्यमित्र शुंग, और इस तरह एक विदेशी आक्रमण के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भी भेजा था, इसलिए इसका आंसर जो है वो डेमेटियस है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के समय विदेशी आक्रमण होने लगे थे, जिसकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से भी मिलती है। गुप्तोत्तर काल में राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग, देखो भुक्ति वापस आ गया, और भुक्ति का मतलब क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। भुक्ति का मतलब होता है प्रांत, और प्रांतों के लिए प्रयोग किया गया है भुक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलिगर्स, पेलिगर्सों की बात की जाए तो पेलिगर्स जो हैं पॉलीगर्स के रूप में प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जब अंग्रेज उनकी सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कहां पर थी? तो 3 जगह होगी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो आगरा तो होगा नहीं इसका आंसर। लेकिन यहां पर पॉलीगर्स की बात की जा रही है तो ये साउथ की बात है, और साउथ में है मद्रास प्रेसिडेंसी। और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1789 से लेकर 1789 से लेके 1801 तक पॉलीगर्सों ने विद्रोह किया है, और इस तरह इसका आंसर जो होगा वो पॉलीगर्स मद्रास प्रांत में किए गए विद्रोह है ना। 89 या 99 में हुआ था ये विद्रोह, मुख्य रूप से 99 में चालू हुआ था, 1801 तक चला था ये विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति जो है बेसिकली लाई गई थी, प्रायोगिक कार्यक्रम के तौर पर लाई गई थी, और हरित क्रांति जो है वो ग्रहण कृषि जिला कार्यक्रम के तहत जो है इसे लाया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ग्रहण कृषि जिला है के तहत लाया गया था, 1916 में लाया गया था, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना था, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1960 में जो ये लाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में कहा गया कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो है युद्ध और कूटनीतिक संबंधों और राजस्व संबंधी मामलों में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहेगी? देखो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन यानी कि भारत में इस समय 3 प्रेसिडेंसियां हैं, और तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग, एक बंगाल में है, एक बंबई में है, और एक मद्रास में है। ये दोनों प्रेसिडेंसियां जो हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी जाएंगी 1784 में, और 1786 में ये पूर्ण रूप से इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो 1786 84, तो 1784 है,
यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इन्हें जो है वो इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि के बाहर अ, निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी। तो देखो किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोचीन से निकाला था। और कोचीन जो है वो बेसिकली डचों का मेन स्थान रहा है और डच जो उन्होंने कपड़े के व्यापार को सबसे महत्वपूर्ण बनाया और इस तरह दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ इन्होंने व्यापार को महत्वपूर्ण बनाया था। डचों की खासियत ये थी कि मसालों के साथ कपड़ों को भी भारत का एक मूल्यवान वस्तु बना दी थी इन्होंने और इस तरह कोच्चि के राजा की सहायता की थी। तो वो जो प्रेसिडेंसी है वो है डच प्रेसिडेंसी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद करी थी कोच्चि के राजा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोलेनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर रहे हैं। तो भोलेनाथ सिंह जो हैं अगर इनका देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ है भोलेनाथ सिंह का, जो कि छोटा नागपुर यानी झारखंड में हुआ है और ये हुआ है 1782 में। और 1782 में इनके विद्रोह का नाम है तमार विद्रोह। इसे तमार विद्रोह या तमाट विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, तो भोलेनाथ सिंह का संबंध जो है वो किससे है, तमाट विद्रोह से है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले लगा चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको याद रखिए क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया। तो भैया कौन सा ऐसा अधिनियम है जिस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल के पास ये सारे अधिकार हुआ करते थे और सारे जो अधिकार थे इन अधिकारों को अलग करने के लिए 1853 में एक एक्ट लाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को परिवर्तित करने के लिए जो एक्ट पारित हुआ है वो 1853 में हुआ है और 1853 में इस तरह से औपचारिक रूप से इनको अलग कर दिया गया था। कायस्थ समुदाय की अगर बात की जाए तो कायस्थ जो हैं वो बेसिकली हमें गुप्त काल में दिखाई देते हैं, जो कि एक वर्ग के रूप में स्थापित हुए और कायस्थों के समुदाय का प्रधान जो होता था उसको कहते थे प्रथम कायस्थ। ये गुप्त काल में एक जाति के रूप में स्टेब्लिश्ड हो जाएंगे कायस्थ समुदाय के लोग। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह किसने किया। अगर अंग्रेजों के खिलाफ देखा जाए तो विद्रोह जो है वो आदिवासियों के द्वारा लगातार किए गए और आदिवासियों के लगातार किए जाने वाले विद्रोह उनके अधिकारों को जो है अंग्रेजों के द्वारा छीना जाना था। तो 1784 में तिलक मांझी जो है इनके द्वारा किया गया पहला महत्वपूर्ण विद्रोह है और तिलक मांझी जो है उन्होंने 1784 में पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किया था। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन होगा। भैया अंतिम अपीलीय न्यायालय पूछ रहे हैं वो कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होगा। नीचे देखा जाए तो कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम बनाया था जिसमें 50 रुपए के मुकदमे, 200 रुपए के मुकदमे, 1000 रुपए के मुकदमे और 5000 रुपए तक के मुकदमों की सुनवाई जो है वो अलग अलग कोर्टों में की जाएगी। अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स आएगा नहीं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय जो है 1000 रुपए तक के मुकदमे देखेगा और इस तरह लंदन में बैठी हुई प्रिवी काउंसिल जो है वो 5000 रुपए से अधिक के मुकदमे देखेगी और ये लंदन में स्टैब्लिश्ड अंतिम न्यायालय होगा। यानी कि इसके बाद अपील कहीं नहीं की जा सकती होगी, तो लंदन के प्रिवी काउंसिल जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में जाना जाएगा और ये कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई न्याय व्यवस्था के तहत किया गया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 में आया, गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो विकल्प गलत है, देखते हैं। फोर्ट विलियम के नागरिक सरकार के लिए नियम और विनिमय बना सकता था, अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, युद्ध और शांति काल में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर सकते थे, युद्ध और शांति काल में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के अधीक्षक बनने का अधिकार भी था। इसमें से अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, नहीं, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया था गवर्नर जनरल को, बल्कि परिषद के सुझाव पर अपने सुझाव देने की बात की गई थी। 580-605 तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक प्रभाकर वर्धन था। इसका वर्धन एम्पायर का शासक प्रभाकर वर्धन, उसका सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन
उसका छोटा बेटा हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थी। पुत्री कौन थी? राजश्री थी, जिसने कि मौखरी वंश के शासक से शादी हुई थी। चलो आगे देखते हैं। 17वीं सेंचुरी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? पहली चीज, डचों ने क्या किया? क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव की कमी नहीं, पतन, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा और सूरत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना। ठीक है। अगला क्या? दक्षिण पूर्वी एशिया बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि। तो इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण क्या था? कि कपड़े को भी मांग की वृद्धि बना दी थी। मसालों के द्वारा जो है वो कपड़ों को भी महत्वपूर्ण बना दिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, तो याद रखना इसका, कपड़ों को भी महत्वपूर्ण रूप से। फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी यानी फ्रांसीसियों की एक बस्ती स्थापित करी थी और ये फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था। और फ्रैंको मार्टिन ने जो है वो 1674 में जो है एक पौंडीचेरी के राजा से एक जगह ली थी, यानी कि मद्रास के एक राजा से जगह ली थी और फिर वहां पर पौंडीचेरी की स्थापना की थी। और पौंडीचेरी जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी उसकी स्थापना जो है वो फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा ली गई थी। किसके द्वारा? फ्रैंको मार्टिन। तो याद रखना 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने जो है वो पौंडीचेरी की स्थापना की थी। ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा बैच है जो एमपीपीएससी 2016 को टारगेट करते हुए प्री मेंस इंटरव्यू को लेते हुए हमने एक बैच तैयार किया है, जो कि 21 जुलाई 2000 जो है 25 को चालू होगा। न्यू बैच स्टार्ट होगा। इसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चालू कर रहे हैं। आप ऑफलाइन भी हमें देख सकते हैं, हमारे सेंटर में आ सकते हैं। ऑनलाइन जो है उसे भी आप हमारे यहाँ सेंटर पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एड्रेस है, आप चाहें तो एड्रेस पर आकर भी विजिट कर सकते हैं, एड्रेस पे भी देख सकते हैं। और इस तरीके से उड़ान एकेडमी भारत का पहला ऐसा संस्थान बनने वाला है जो एमपीपीएससी के लिए 1400 प्लस घंटे की क्लासेस जो हैं वो आपको उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, व्यापम की भी हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, उनकी भी आपको लगभग 800 प्लस क्लासेस जो मिलेंगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बायलिंगुअल मिलेंगी, डेली करंट अफेयर्स है, टेस्ट सीरीज है, स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट है, प्री और मेंस को टारगेट करते हुए एमपीपीएससी के लिए डाउट स्ट्रेटजी सेशन है, मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, अनुभव फैकल्टी है, और इसके अलावा पीडीएफ है, चैट जो है डाउट सपोर्टेड जो है हम लोगों ने चालू किया है। और साथ ही मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें कि आप किसी भी टीचर के अंडर में रहकर जो है मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं और वो टीचर पूरी तरीके से डेडिकेट रहेगा आपके प्रति। और प्रत्येक स्टूडेंट पर जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत उस टीचर के अंदर ही उसे गाइड किया जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन और हम लोग आगे करते रहेंगे, तो आप लोग भी इसे करते रहें और आगे बढ़ें। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग आगे लगाएंगे, तो बने रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।